हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बेहतरीन क्राइम साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी इन द शैडो ऑफ द मून को। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर और सीरियल किलर मिस्ट्रीज पसंद हैं तो आज की मूवी में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हाफवे तो ये मूवी क्राइम थ्रिलर ही है पर फिर इसमें साइंस फिक्शन का तड़का भी लगने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया 2024 से, जहां बस एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अजीब बिखरा माहौल होता है, जैसे सड़कों पे कोई दंगे फसाद हुए हों। खैर, बस यहाँ सीन शिफ्ट होता है और कहानी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया 1988 से, जहाँ हम तीन अलग अलग लोगों को तीन अलग अलग जगहों पे एक ही तरह से मरते देखते हैं। सभी की आंख, नाक और कान से तेज रफ्तार में खून बहना शुरू होता है और फिर वो मर जाते हैं। अब इनमें से एक लेडी बस ड्राइवर थी जिसके मरते ही बस का एक्सीडेंट हो गया, और फिर जल्द ही पुलिस और रेस्क्यू टीम भी वहां मौके वारदात पे पहुंच जाती हैं। अब हम एक पुलिस ऑफिसर थॉमस लॉकहार्ट को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी होती है और उसकी डिलीवरी भी जल्द ही ड्यू थी। अब रात का वक्त था तो वो सो रहे थे, लेकिन अर्जेंट ड्यूटी से कॉल आने पे उसे भी क्राइम स्पॉट पे आना पड़ता है। उसके साथ उसका पार्टनर ऑफिसर मैडॉक्स भी होता है। वैसे तो उनका काम बस पेट्रोलिंग और जगह सिक्योर करना होता है, पर थॉमस को डिटेक्टिव बनने की दिली ख्वाहिश होती है, और उसके साथ मैडॉक्स को भी इतना नहीं पर थोड़ा बहुत शौक होता है। उन्हें आकर मालूम होता है कि दिखने पे तो ये ब्रेन हेमरेज का मामला लग रहा है, लेकिन जब वो लोग खून को हाथ लगाकर देखते हैं तो उन लोगों का भेजा ही पिघलकर कान से बाहर आ गया था, जो कि सुनने में ही काफी दर्दनाक है। अब इसी के साथ उसी विक्टिम की गर्दन के पीछे से 3 नुकीले निशान दिखते हैं, जिन्हें देखने से समझ नहीं आता कि किसी ने इन पे वार किया है या ये किसी बर्थ मार्क्स के निशान हैं। अब इसी सोच में गुम थॉमस सोच ही रहा होता है कि यहाँ इनका सीनियर ऑफिसर हॉल्ट आता है, जो कि ऑलरेडी एक डिटेक्टिव था, और उसी के साथ आपको बता दूं वो थॉमस का साला भी है। अब हॉल्ट उन्हें बताता है कि पास ही में 2 और डेड बॉडीज भी मिली हैं, जिनका कत्ल सेम तरीके से हुआ है, वही निशान, वही खून, सब कुछ एक जैसा। अब हॉल्ट थॉमस को इस केस से दूर रहने को कहता है, पर फिर भी वो छुपके से डॉक्टर के पास उन निशान के बारे में मालूम करने जाता है। डॉक्टर बस इतना ही बताते हैं कि ये निशान किसी चीज के इंजेक्ट करने के हैं, और वो क्या है ये अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। खैर, फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी में बैठते हैं तो पुलिस रेडियो के थ्रू इन्हें मालूम होता है कि अभी अभी एक क्लब में एक लड़की पे हमला हुआ है, और वो ठीक वैसा ही है जैसे विक्टिम्स की गर्दन पे था। ये लोग फौरन वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि लड़की जिंदा है, पर निशान ठीक वैसे ही हैं। पूछताछ करने पे वो बताती है कि जब वो फ्लोर पे डांस कर रही थी तो अचानक कोई ब्लैक लड़की आई जिसने ब्लू हुडी पहनी थी, और उसने मुझ पे अटैक कर दिया और उसके गर्दन में कुछ चुभो कर चली गई। अब वहाँ हॉल्ट भी आ जाता है और फिर से उस लड़की को इंटरोगेट करने लगता है। वो अपनी बात फिर से दोहरा रही होती है कि इतने में सेम उसके भी कान, आंख और नाक से खून आना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते वो वहीं मर जाती है। अब इसके बाद पुलिस हर तरफ सेम हुलिये वाली लड़कियों को पकड़ना शुरू कर देती है, और क्लब में मौजूद और लोगों की मदद से उसका स्केच भी बनवा लेती है। इसी भागदौड़ में वो लड़की अनजाने में थॉमस और मैडॉक्स की गाड़ी के आगे ही आ जाती है, जिसे थॉमस फौरन पहचान लेता है, और फिर ये लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करते हुए वो एक सबवे तक जा पहुंचती है, जहां पहले मैडॉक्स उसे पकड़ लेता है, पर वो उसे जख्मी करके भाग जाती है। लेकिन अब क्योंकि पूरा स्टेशन सील कर दिया गया था तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, और इतने में मैडॉक्स ने भी थॉमस को आवाज लगा दी थी, जिसे सुनकर वो उस लड़की के पीछे फिर से भागता है और आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन वो उसके सामने आने पर कुछ अजीब सा कहती है, यानी वो उसे बेटी पैदा होने की खुशखबरी देती है और उसके पार्टनर मैडॉक्स के लिए सॉरी भी करती है, और आखिर में फिर मिलेंगे कहती है। अब थॉमस सोच में पड़ जाता है कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके बारे में ये कैसे कह रही है, और बेटी ही होगी इसे कैसे पता। खैर, वहीं उनके बीच फिर छोटी सी फाइट होती है, जिसमें वो थॉमस का हाथ उसी की हथकड़ी से बांध देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन थॉमस उसे रोकने के लिए उसी के इंजेक्शन वाले वेपन से उसके पैर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो चलती ट्रेन के आगे गिरकर मर जाती है। थॉमस को ये देखकर झटका लगता है, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था उसे मारने का। खैर, जब वो क्राइम सीन से बाहर आता है तो उसे एक ऑफिसर से मालूम होता है कि उसकी वाइफ के लेबर का टाइम हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो फौरन हॉस्पिटल भागता है,
लेकिन वाइफ से मिलने से पहले उसे एक ऑफिसर गोली चलाने के बारे में सवाल करता है, जिसपे वो हैरान होता है और कहता है कि मैंने कोई गोली चलाई ही नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम से मालूम हुआ था कि उस लड़की के हाथों से एक बुलेट मिली है और वो कोई आम बुलेट नहीं बल्कि पुलिस सर्विस रिवॉल्वर की ही बुलेट है। अब ये बात काफी हैरान करने वाली थी, पर हकीकत यही थी कि गोली किसी ने चलाई ही नहीं थी। अब ये कैसे मुमकिन है, ये हम आगे कहानी में जानेंगे। खैर, फिर वो अपनी वाइफ से मिलता है जो डिलीवरी प्रोसेस में होती है, लेकिन फिर डॉक्टर के लिए ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो थॉमस को बाहर वेट करने कहते हैं। अब कुछ ही देर बाद डॉक्टर उसका बच्चा लेकर बाहर आते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन अफसोस साथ में वो ये भी बताते हैं कि उसकी वाइफ सरवाइव नहीं कर सकी और मर गई। ये सुनकर वो टूट जाता है और हैरानी की बात तो ये थी कि जैसा कि उस लड़की ने बोला था, थॉमस को बेटी ही हुई थी। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं 9 साल बाद के टाइम में, यानी 1997, और अब थॉमस की बेटी एमी भी बड़ी हो चुकी है और वो उस केस के बाद से अब डिटेक्टिव थॉमस बन गया है। लेकिन आज ठीक वही दिन होता है जिस दिन 9 साल पहले वो सब मर्डर्स हुए और उसकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी भी, जिस वजह से वो अपनी बेटी के साथ अपनी वाइफ की कब्र पे जाता है और वापसी पे उसे एक अर्जेंट कॉल आती है, जहां उसे मालूम होता है कि फिर से कुछ लोगों का कत्ल हुआ है, जिनका तरीका और हाल ठीक वैसा ही है जैसा 9 साल पहले वाले विक्टिम्स का था। अब क्राइम सीन पे पहुंचकर उन लोगों को सीसीटीवी देखने पर मालूम होता है कि ठीक वैसी ही लड़की जो 9 साल पहले मर गई है, वो ही आज भी मर्डर करने आई है। उसकी शक्ल नहीं दिखती, जिस वजह से ये लोग मान लेते हैं कि कोई बहरूपिया उसकी नकल करने के लिए ये सब दोहरा रहा है। अब पिछली बार पुलिस ने कातिल के मर जाने के बाद केस क्लोज कर दिया था और सबूतों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, लेकिन इस बार थॉमस को डाउट होता है क्योंकि उसने कहा था हम फिर मिलेंगे। अब परेशान थॉमस पुराने सबूत फिर से निकालता है, जिसमें उसे एक चाबी मिलती है। पूछताछ करने पे मालूम होता है कि ये एक प्लेन की कीज हैं जो हाल ही में बना है, लेकिन ये लोग हैरान हो जाते हैं कि अगर वो अभी बना है और आज से पहले ऐसा कोई प्लेन था ही नहीं, ना ऐसी कीज थी, तो इतने सालों पहले वो उसके पास कैसे आ गई। इसी बात का जवाब जानने के लिए वो लोग उस एयरफील्ड पे जाने लगते हैं जहां वो प्लेन बना है। अब वो लोग निकल ही रहे होते हैं कि वहां उनके पास एक फिजिसिस्ट नवीन राव आता है। वो अपनी एक टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी पेश करता है जो कुछ यूं है कि ब्लड मून या सुपर मून जो कि लूनर साइकिल के पूरा होने पे एक बार आता है, जैसे कि इस केस में हर 9 साल में एक बार, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे एक ब्रिज बन जाता है। अब ब्रिज कौन सा, तो ब्रिज दूसरी दुनिया में टाइम ट्रेवल करने का। आसान जबान में समझाऊं तो इस मूवी में हर 9 साल में चांद गिरन के वक्त टाइम ट्रेवल मुमकिन है। अब वो लोग इसे एक बकवास समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर एयरफील्ड पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर थॉमस की मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे 9 साल पहले उसने खुद मरते देखा था। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस लड़की की लाश के 2 टुकड़े हो गए थे, तो वो आज कैसे जिंदा है। अब यहीं चोर पुलिस सीन में गलती से वो मैडॉक्स को गोली मार देती है, जिससे वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है और साथ में वो उससे फिर एक अजीब बात कहती है कि अगर तुम्हारा निशाना अच्छा होता तो मैं आज जिंदा ना होती। थॉमस फिर एक बार ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मैंने तो आज तक इस पे गोली चलाई ही नहीं, फिर ये किस निशाने की बात कर रही है। खैर, इसका भी जवाब हमें आगे कहानी में मिल जाएगा। अब बेशक अनजाने में ही सही, पर उसने मैडॉक्स को मार दिया था और अब पुलिस बैकअप आने से पहले वो थॉमस को अपने साथ लेकर प्लेन में उड़ जाती है। थॉमस उससे अपना सवाल करता है, पर वो बस इतना ही बताती है कि वो हर 9 साल में ब्लड मून के वक्त वापस आ सकती है, पर कुछ ही देर के लिए। यानी वो शख्स नवीन राव जो थ्योरी लेकर इनके पास आया था वो सच थी। खैर, अब इससे पहले वो और कुछ सवाल कर पाता, वो उससे कहती है कि जो भी हुआ भूल जाओ और बस ये जान लो कि मैं ये एक अच्छे मकसद से कर रही हूँ, और ये कहकर वो उसको प्लेन से फेंक देती है। लेकिन लकीली वो लोग पानी के ऊपर थे, तो थॉमस पानी में जाकर गिरता है और वो जब बाहर आके देखता है तो प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन इस बार भी वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं 9 साल बाद की कहानी में, यानी 2006 में। अब हम थॉमस को देखते हैं जो अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन चुका है और एक तरह से उस लड़की वाले केस में पागल ही हो चुका है। वो इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है कि पिछले 9 सालों से बस उसी को स्टडी कर रहा है। ना अपना होश है ना अपनी बेटी का, और एमी यानी उसकी बेटी अपने मामा हॉल्ट के यहाँ रह रही है। एक तरह से वो अपनी पूरी लाइफ उस लड़की वाले केस के पीछे लगा चुका है और इतने सालों में अब उसे भी डॉक्टर राव की थ्योरी पे यकीन आ गया है। यानी वो ये
मानता है कि वो लड़की टाइम ट्रेवल कर सकती है और आज वही ब्लड मून वाला दिन है और वो उसे किसी तरह ढूंढ के इस बार पूरी तरह मारना चाहता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर राव पिछले कई सालों से गायब थे और वो लगातार उन्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब इसी केस स्टडी के दौरान उसे एक विक्टिम का पता चलता है जो 1998 में ही मरा था, लेकिन वो केस इनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का था, इसलिए इनकी नजर में ही नहीं आया और दूसरे पुलिस वालों ने उसे ड्रग ओवरडोज का रीजन बताकर केस क्लोज कर दिया था। अब वो इतना पागल हो चुका था कि वो उसकी बॉडी कब्र में से खोदकर उसके ढांचे से वही निशान ढूंढ निकालता है जो सभी विक्टिम्स की गर्दन पे थे। अब केस फाइल से वो उसका एड्रेस निकालकर उसकी वाइफ से मिलने पहुंच जाता है, जहां उसे मालूम होता है कि हेरोल्ड यानी उसका हस्बैंड एक मुहिम या एक ग्रुप चलाता था जो किसी तरह के एक्सट्रीमिस्ट का था, जो अलग ही अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे और वो सब हेरोल्ड ने ही शुरू किया था, यानी उसी के नोट्स पढ़ के लोग इंस्पायर हुए थे और उसका ग्रुप ज्वाइन किया था। अब वो इसमें अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हेदर रसेल भी शामिल थी। अब वहीं उसकी वाइफ उसे एक मेलिंग लिस्ट भी देती है जिनमें उन सभी लोगों के नाम शामिल थे जिसे हेरोल्ड ने अपने ग्रुप में इनवाइट करने के ईमेल्स भेजे थे। अब ये सब लेने के बाद वो हॉल्ट से मिलता है और उसे सब कुछ डिटेल में बताता है, पर हॉल्ट को उसकी किसी बात का यकीन नहीं था और वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मशवरा देता है। अब थॉमस किसी तरह ड्रामा करके उससे उसका बैज चुरा लेता है और फिर उसी के नाम और कोड से हेरोल्ड की एक्स गर्लफ्रेंड हेदर का भी एड्रेस निकलवा लेता है और एड्रेस मिलते ही निकल पड़ता है उससे मिलने। उसके घर पहुंचकर हम देखते हैं कि अभी अभी किसी ने उसे मार दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो आज फिर 9 साल बाद यहाँ आई है। उसे देखते ही वो उसका पीछा करता है और उस पे अपनी गन से शूट भी करता है, लेकिन गोली उसके हाथ पे लग जाती है और वो फिर भागने लगती है। पीछा करते वो एक केव तक पहुंचता है जहां वो लड़की एक टाइम मशीन में बैठ चुकी थी और उसके सामने ही कुछ लम्हे में उस मशीन में पानी भर जाता है और पानी भरते ही वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन इस बार जाने से पहले थॉमस उससे कहता है कि हम फिर मिलेंगे। अब केव से बाहर निकलते ही हॉल्ट पुलिस के साथ वहां आ जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है और फिर अब तक जो डॉक्टर राव गायब था हम उसे भी देखते हैं जो छुपके से ये सब तमाशा देख रहा था। नाउ अगेन टाइम फ्लाइज और हम आ जाते हैं 9 साल बाद की कहानी में, यानी 2015 में, जहां हम डॉक्टर राव को देखते हैं जो एक लैब में पिग्स को वही इंजेक्शन दे रहा होता है जो वो लड़की सबको मारने के लिए यूज करती है और फिर वो 3 अलग पिग्स पे वो ट्राई करता है और उन्हें अपने कंप्यूटर से एक्टिवेट करके उन्हें मार देता है। अब अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अब भी वो उसी बीच पे बैठा उस लड़की का इंतजार कर रहा है जहां से 9 साल पहले वो अरेस्ट हुआ था और इस बार तो वो पूरी दुनिया से ही कट चुका था, बस पागलों की तरह उसका इंतजार कर रहा था। इंतजार करते उसे अपनी बेटी एमी का वॉइस मैसेज आता है जहां वो कहती है कि वो अब माँ बनने वाली है और जल्द ही उसकी डिलीवरी ड्यू है और वो चाहती है कि इस वक्त थॉमस उसके साथ हो। वो ये भी जानती है कि थॉमस आज भी उस लड़की का इंतजार कर रहा है और आज वही दिन है, लेकिन फिर भी वो कहती है मुझे अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ आएंगे। अब थॉमस बस ये वॉइस सुनता ही है कि कोई उसे आकर किडनैप कर लेता है। कुछ ही देर बाद उसे होश आता है तो हमें मालूम होता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राव ही है और अब राव ये भी कबूल करता है कि वो लड़की वही इंजेक्शन यूज कर रही है जो राव ने बनाया है या जिन पे वो अभी भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। उसने थॉमस को इसलिए किडनैप किया ताकि वो उस लड़की को रोक ना सके, क्योंकि राव भी मानता है कि वो लड़की ये सब एक अच्छे रीजन से कर रही है और उसे रोकने का अंजाम थॉमस अभी नहीं जानता। लेकिन फिर भी थॉमस किसी तरह खुद को छुड़वा कर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है और फिर से उसी बीच पे आ जाता है जहां कुछ ही देर बाद वो लड़की फिर से आती है जिसे थॉमस फाइनली पकड़ ही लेता है। अब वो उसे गोली ही मारने वाला था कि वो लड़की उसे पूरी कहानी बताती है और यहाँ खुलासा होता है इस पूरी मिस्ट्री का। तो दोस्तों, ये लड़की जो है वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस की ही पोती है, यानी उसकी ग्रैंड डॉटर रिया होती है और उसे इस मिशन पे थॉमस ने ही भेजा होता है। अब दरअसल वो 2042 के फ्यूचर से आई होती है जहां एक और सिविल वॉर छिड़ चुकी थी और पूरे मुल्क में तबाही मच गई थी, जिसकी वजह वो हेरोल्ड का ग्रुप था जिसमें इतने लोग जुड़ चुके थे कि वो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो बताती है कि जब वो 11 साल की थी जब एक सुबह एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 11,000 लोग मारे गए और ये तो सिर्फ शुरुआत थी और फिर जब वो
27 साल की हुई तो उसे थॉमस ने इस मिशन पे भेजा जहां वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाए और ये सब रोक पाए। और ये सब ट्रेवल मुमकिन होता है डॉक्टर राव और उसकी टीम के जरिए, जिन्होंने 2042 में एक टाइम मशीन और एक वेपन बना लिया था जो अगर आप किसी को इंजेक्ट कर दो तो किसी भी वक्त कंप्यूटर के जरिए उसे एक्टिवेट करके उन्हें मार सकते हो। यानी वही एक्सपेरिमेंट जो आज डॉक्टर राव पिग्स पे कर रहा है वो 2042 तक कामयाब हो गया किसी को भी मारने के लिए। और फिर वो इस मिशन पे आई जहां उसने उन सब लोगों को मारा जिनकी वजह से फ्यूचर में वॉर शुरू हुई। यानी हेरोल्ड को वो लेटर लिखने से पहले या वो ग्रुप शुरू करने से पहले ही मार दिया ताकि ना वो ग्रुप शुरू होगा ना आगे वॉर होगी। इसी तरह बाकी सभी विक्टिम्स भी कहीं ना कहीं उस वॉर के लिए जिम्मेदार होने वाले थे तो उन्हें भी मारना उसके मिशन का हिस्सा था। लेकिन इस टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल सिर्फ वन वे ही पॉसिबल था, यानी फ्यूचर से पास्ट में आ सकते हैं लेकिन पास्ट से फ्यूचर में नहीं। और रिया ये बात जानती थी कि एक बार वो पास्ट में गई तो वो वहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी उसने ये मिशन लिया ताकि वो दुनिया को बचा सके। अब उम्मीद है आपको थॉमस की कहानी तो समझ आ गई होगी। अब कहानी देखते हैं रिया के नजरिए से। तो दोस्तों रिया अकॉर्डिंग टू मूवी हमें पहली बार 1988 में दिखाई गई, लेकिन असल में वो बैकवर्ड आ रही थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर 9 साल के गैप से। यानी पहली बार वो पास्ट में 2015 में आई जहां उसने थॉमस को सब कुछ बता दिया। और 2015 में ही जब उसने पहला मर्डर हेरोल्ड की एक्स गर्लफ्रेंड हैदर का किया तो उसी वक्त थॉमस ने उसके हाथ पे शूट भी किया था। फिर वो 2006 में गई और फिर 1997 और फिर 1988 जहां उसका लास्ट मिशन था। वो उन 3 लोगों को मारने के बाद वहीं पास्ट में रहने वाली थी जहां वो छुप के कहीं रहने की कोशिश कर रही थी जब वो थॉमस की गाड़ी के आगे आ गई। अब थॉमस से गलती ये हो गई कि उसने अनजाने में सही लेकिन रिया को मार दिया और इसीलिए पोस्टमार्टम में उसके हाथ से गोली मिली थी क्योंकि वो 2015 से होती हुई आई थी जहां थॉमस ने ही अपनी पुलिस वाली गन से उसको शूट किया था। और इसीलिए उसके पास 1997 वाले प्लेन की कीज 1988 में भी थी। अब ये सुनकर थॉमस टूट जाता है कि उसने अपनी ही ग्रैंडडॉटर को मार दिया, वरना वो वहां से पास्ट में जिंदा ही रहती। यानी उसके मिशन के लास्ट डे या लास्ट स्टॉप जो 1988 का था वहां वो मर गई। पर जाने से पहले वो थॉमस से कहती है कि आपके पास अब भी टाइम है, मैं तो नहीं रहूंगी लेकिन मेरा आज तो जिंदा है, आप जाएं और मेरा ख्याल रखें। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहां एमी को बेटी हुई थी यानी रिया। अब उसने बेशक फ्यूचर वाली रिया को तो मार दिया था लेकिन आज की रिया तो जिंदा थी। और अब वो थॉमस जो सालों से अपनी फैमिली से दूर था वो अब फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद उनके साथ ही सारा टाइम स्पेंड करने का फैसला करता है। और ये सब जानने के बाद अब उसे रिया से जाहिर है अलग ही मोहब्बत होगी। और छोटी रिया जो अभी पैदा हुई है वो उसके हाथों में होती है और उसने वही ब्रेसलेट पहना था जो पहले उसकी बीवी जेनेट ने और बाद में उसकी बेटी एमी और अब रिया ने पहना है। और वो उससे वही अल्फाज कहता है जो उसने एमी के पैदा होने पे उससे कहे थे, यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी इसी मुस्कुराहट पे ये मूवी एंड होती है। लेकिन एंड में फिर हमें वही मूवी का 2024 का स्टार्ट सीन दिखाया जाता है जहां बॉम्ब ब्लास्ट और दंगे का माहौल था। लेकिन अब रिया ने सब ठीक कर दिया था तो वो सब रिवर्स होने लग जाता है और फिर से चारों तरफ शांति होती है क्योंकि अब कोई फसाद पैदा करने वाला बचा ही नहीं था, थैंक्स टू डॉक्टर राउस इन्वेंशन एंड रिया सेक्रीफाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें। तो चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।